everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild। बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस का 15th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है एयर अराउंड अस। हवा हमारे चारों तरफ जो प्रेजेंट है। आप जानते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी को सस्टेन करने के लिए एयर की रिक्वायरमेंट है, हवा की ज़रूरत होती है। इस चैप्टर में हम लोग एयर के कुछ यूजेस देखेंगे, क्या कंटेंट्स हैं इसके, एयर पोल्यूशन के बारे में आपको कुछ बताया जाएगा। ये सभी कुछ डिटेल में चैप्टर में रीड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर कोई भी बच्चा नया हो चैनल पर, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, लेट्स बिगिन। वी हैव लर्नड इन चैप्टर 9 दैट ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर एयर। चैप्टर 9 में हमने देखा कि जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं सभी को एयर की ज़रूरत है। बट हैव यू एवर सीन एयर? लेकिन क्या आपने कभी हवा को देखा है? यू माइट नॉट हैव सीन एयर, आपने हवा को देखा नहीं होगा, लेकिन श्योरली यू मस्ट हैव फेल्ट इट्स प्रेजेंस इन सो मैनी वेज। आपने अपने चारों तरफ कई तरीकों में इसकी प्रेजेंस ज़रूर महसूस की होगी कि ये प्रेजेंट है हमारे चारों तरफ। यू नोटिस इट व्हेन द लीव्स ऑफ द ट्री रसल। आपने देखा होगा जब पत्तियाँ रसल करती है, खड़खड़ाती है पेड़ों की तब, या फिर क्लोथ्स हैंगिंग ऑन अ क्लोथ लाइन स्वे, या फिर एक तार के ऊपर जो कपड़े सुखाने के लिए आपने रखे हुए हैं वो स्वे करते हैं, हिलते हैं, तब आपको पता लगता है कि एयर है चारों तरफ। पेजेस ऑफ एन ओपन बुक बिगिन फ्लटरिंग व्हेन द फैन इज स्विच्ड ऑन। जो आपकी किताब के पेजेस, अगर खुली हुई किताब है, फैन आप चला दें तो वो भी फ्लटर करने लगते हैं, आवाज़ करने लगते हैं। द मूविंग एयर मेक्स इट पॉसिबल फॉर यू टू फ्लाई योर काइट। हवा जब चलती है तभी आप पतंग उड़ा पाते हैं। Do you remember activity 3 in chapter 5 in which you separated the sand and sawdust from by winnowing? आपने जहाँ पर separation of substances वाले चैप्टर में सैंड को और sawdust को अलग किया था विनोइंग से, जहाँ पर आप एक हाइट से चीज़ों को नीचे फेंकते हैं और जो हल्की चीज़ है वो उड़ के दूर चली जाती है, भारी चीज़ वहीं पर रह जाती है, उसको विनोइंग कहते हैं। विनोइंग इज़ मोर इफेक्टिव इन मूविंग एयर। विनोइंग जो है ज़्यादा इफेक्टिव तब होती है जब हवा चल रही हो वहाँ पर। यू मे हैव नोटिस दैट ड्यूरिंग स्टॉर्म द विंड ब्लोज एट अ वेरी हाई स्पीड। जब स्टॉर्म तूफान आता है तो हवा बहुत तेज़ी से बहती है, बहुत हाई स्पीड पर बहती है। इट मे इवन अपरूट ट्रीज एंड ब्लो ऑफ द रूफ टॉप्स। कई बार वो पेड़ों को भी उखाड़ देती है और आपकी जो छत है उसको भी अपने साथ उड़ा ले जाती है। तो ऐसे जब हमने अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमें पता लगता है कि हाँ हवा है, हालांकि वो दिखाई नहीं दे रही है। हैव यू एवर प्लेड विद द फिरकी? क्या आपने कभी फिरकी चलाई है जो हवा के उसमें आप उसको लेके दौड़ते हैं तो हवा की वजह से वो गोल गोल घूमती है। लेट अस मेक अ फिरकी ऑफ आवर ओन। आप अपनी खुद की फिरकी बनाएंगे, ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करिए। होल्ड द स्टिक ऑफ द फिरकी। एक स्टिक होल्ड करिए फिरकी की, यहाँ से पकड़िए। प्लेस इट इन डिफरेंट डायरेक्शन इन एन ओपन एरिया। एक खुली जगह पे उसको अलग अलग डायरेक्शन में आप रखेंगे तो आप देखेंगे। मूव इट अ लिटिल, उसको थोड़ा सा घुमाइए बैक एंड फोर्थ, इधर उधर। वॉट हैपन्स? डज द फिरकी रोटेट? क्या फिरकी खुद रोटेट करने लगती है? फिर यस। वॉट मेक अ फिरकी रोटेट? मूविंग एयर, इजंट इट? हवा जो वहाँ पर चल रही है उसी की वजह से आपकी फिरकी जो है वो रोटेट करती है। यहाँ पर आपको फिरकी बनाने का ये प्रोसेस बताया हुआ है। हैव यू सीन अ वेदर कॉक? क्या आपने कभी एक वेदर कॉक को देखा है? इसे इट शोज द डायरेक्शन इन विच द एयर इज मूविंग एट दैट प्लेस। ये बताता है कि हवा किस डायरेक्शन में चल रही है उस जगह पर। जिस तरफ इसका ये एरो होता है उसी डायरेक्शन में एयर मूव कर रही होती है। इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस? क्या हवा हमारे चारों तरफ सब जगह है? क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद करिए। क्लोज योर फिस्ट, मुट्ठी बंद करिए। वॉट डू यू हैव इन इट? आपकी मुट्ठी में क्या है? नथिंग। ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट। आप कहेंगे कुछ भी नहीं है, लेकिन एक एक्टिविटी यहाँ पर आपको दी हुई है, उससे आपको पता लगेगा। टेक एन एम्प्टी ओपन बॉटल। एक खाली बॉटल लीजिए जिसके ऊपर ढक्कन ना हो। इट इज़ रियली एम्प्टी, ये बिल्कुल खाली है। और डज इट हैव समथिंग इनसाइड? या फिर इसके अंदर कुछ है। टर्न इट अपसाइड डाउन, उसको उल्टा कर लीजिए। इज समथिंग इनसाइड इट नाउ? क्या अभी उसके अंदर कुछ है? अगर आपने उल्टा कर लिया तो जो चीज़ें होंगी आप कहेंगे निकल गई है, अभी तो कुछ नहीं है अंदर। नाउ डिप द ओपन माउथ ऑफ द बॉटल इनटू अ बकेट फिल्ड विद वाटर एज शोन इन 15.4। उस बॉटल को पानी के एक बर्तन में बिल्कुल सीधा नीचे डिप करिए, डुबा दीजिए। ऑब्जर्व द बॉटल, बॉटल को ऑब्जर्व करिए। डज वाटर एंटर द बॉटल? क्या बॉटल में पानी जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, आंसर इज नो। नाउ टिल्ट द बॉटल स्लाइटली। अब बॉटल को थोड़ा सा हल्का सा टिल्ट करिए, झुकाइए। डज द वाटर नाउ एंटर द बॉटल?
अब पानी जो है वो बॉटल के अंदर जाने लगेगा. डू यू सी बबल्स कमिंग आउट ऑफ द बॉटल और हेयर एनी बबली साउंड? आपको बॉटल के अंदर से बबल्स निकालते हुए दिखाई देंगे या फिर एक बबली साउंड सुनाई देगी. कैन यू नाउ गेट व्हाट वाज इनसाइड द बॉटल? क्या आप बता सकते हैं क्या था बॉटल के अंदर? बॉटल के अंदर एयर थी. जब तक वो हवा थी पानी को वो बाहर नहीं निकलने दे रही थी, लेकिन जब आपने बॉटल को टिल्ट किया तो हवा बाहर निकली बबल्स के रूप में, और उसी की वजह से आपकी बॉटल में पानी एंटर करना स्टार्ट कर दिया उसने. येस यू आर राइट, इट इज़ एयर. आप बिल्कुल सही है, वो हवा ही थी जो बॉटल के अंदर थी पहले. दैट वॉज प्रेजेंट इन द बॉटल. द बॉटल वॉज नॉट एम्प्टी एट ऑल. बॉटल बिल्कुल खाली है ऐसा नहीं था. इन फैक्ट इट वॉज फिल्ड कम्प्लीटली विद एयर इवन वेन यू टर्नड इट अपसाइड डाउन. जब आपने उसको उल्टा भी कर दिया तब भी वो हवा से पूरी भरी हुई थी. दैट इज़ वाई यू नोटिस, इसलिए आपने नोटिस किया दैट वाटर डज नॉट एंटर द बॉटल व्हेन इट इज़ पुश्ड इन एन इन्वर्टेड पोजीशन. जब आप बिल्कुल उल्टा करके उसे पुश करते हैं पानी में नीचे, उसके अंदर पानी इसलिए नहीं जाता क्योंकि हवा है पहले से ही. एज देयर वॉज नो स्पेस फॉर एयर टू एस्केप, क्योंकि कुछ स्पेस बचा ही नहीं है, पूरा स्पेस हवा ने फिल किया हुआ है उस बॉटल में, इसलिए पानी अंदर नहीं जाता है. व्हेन द बॉटल वॉज टिल्टेड, जब आप बॉटल को थोड़ा झुकाते हैं टिल्ट करते हैं, द एयर वॉज एबल टू कम आउट, तब हवा बाहर आ पाती है इन द फॉर्म ऑफ बबल्स. बबल्स बुलबुलों की फॉर्म में. एंड वाटर फिल्ड अप द एम्प्टी स्पेस दैट द एयर हैज़ ऑक्यूपाइड. और जो स्पेस पहले एयर ने ऑक्यूपाई किया हुआ था, घेरा हुआ था, अब उसकी जगह पानी एंटर करने लगता है. दिस एक्टिविटी शोज, ये एक्टिविटी दिखाती है दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, की हवा जो है वो जगह घेरती है. ये पहली प्रॉपर्टी है एयर की कि ये स्पेस ऑक्यूपाई करती है. इट फिल्स ऑल द स्पेस इन द बॉटल, इसने बॉटल में सारी जगह घेर ली थी. इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, हवा हमारे चारों तरफ है, सेकेंड प्रॉपर्टी ये है. एयर हैज़ नो कलर, थर्ड प्रॉपर्टी ये, हवा का कोई रंग नहीं होता. एंड वन कैन सी थ्रू इट, आप हवा में आर पार देख सकते हैं, ये फोर्थ प्रॉपर्टी है. इट इज़ ट्रांसपेरेंट, हवा जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है. आप है जहाँ पर, मान लीजिए आपके सामने आपका फ्रेंड बैठा हुआ, बीच में हवा है लेकिन आप उसको देख पा रहे हैं क्योंकि आप सी थ्रू कर सकते हैं एयर से. द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिन लेयर ऑफ एयर, जो हमारी अर्थ है उसके चारों तरफ एक पतली सी परत है, लेयर है हवा की. दिस लेयर एक्सटेंड अप टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ, और सरफेस ऑफ द अर्थ से कई किलोमीटर तक ये जो लेयर है वो एक्सटेंडेड है, फैली हुई है. एंड इट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर, जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. एज वी मूव हायर इन द एटमॉस्फेयर द एयर गेट्स रेयरर. जैसे आप एटमॉस्फेयर में अर्थ से ऊपर जाते जाएंगे हवा कम होती जाती है धीरे धीरे. नाउ कैन यू थिंक, क्या अब आप सोच सकते हैं, माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद देम. जब माउंटेनियरिंग के लिए आप जाते हैं ऊपर तो आपने देखा होगा वो लोग अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेकर जाते हैं जब वो हाई माउंटेन्स पर चढ़ रहे हैं, क्योंकि जितना आप ऊपर जाएंगे हवा थिन होती जाएगी, कम ऑक्सीजन वहाँ पर आपको मिलती है, इसलिए वो ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं. वॉट इज़ एयर मेड ऑफ. अब हवा बनी किन चीज़ों से है, क्या क्या कंटेंट है उसके. अंटिल द 18th सेंचुरी, 18वीं सदी तक, 18th सेंचुरी तक, पीपल थॉट दैट एयर वॉज जस्ट वन सब्सटेंस. लोग सोचते थे कि हवा बस एक ही सब्सटेंस है और कुछ इसके अंदर नहीं है. एक्सपेरिमेंट्स हैव प्रूव दैट इट इज़ रियली नॉट सो, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से पता लगा कि हवा एक नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं. एयर इज़ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस. एयर जो है वो कई गैसेस का मिक्सचर है. What kind of mixture is this? वो कैसा मिक्सचर है? Let us find out about some of the major components of this mixture. इस मिक्सचर के कुछ मेजर कंपोनेंट्स हम लोग देखेंगे वन बाय वन. सबसे पहली है वाटर वेपर्स. वी हैव लर्नड अर्लियर दैट एयर कंटेन्स वाटर वेपर. हमने देखा कि हवा में वाटर वेपर्स होती है. वी ऑल्सो सॉ दैट व्हेन एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद कूल सरफेस, कि जब हवा किसी ठंडे सरफेस के कॉन्टैक्ट में आती है, इट कंडेंसेस, वो जो है कंडेंस हो जाती है, एंड ड्रॉप ऑफ वाटर अपीयर्स ऑन द कूलर सरफेस. जो कूलर सरफेस है उसमें, ठंडा जो सरफेस है उसके ऊपर हवा आपको दिखाई देती है. जैसे कि हमने देखा था कि अगर मॉर्निंग में आप उठते हैं और खिड़की के ऊपर, शीशे के ऊपर ब्लो करे, अगर फूंक आप मारेंगे तो वहाँ पर आपको थोड़ा हेजीनेस दिखाई देती है. या फिर ये आपने 5th क्लास में भी एक्सपेरिमेंट किया था, जो लोग स्पेक्स पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं, वो चश्मे को साफ करने के लिए ब्लो करते हैं, जिससे कि थोड़ा सा मॉइस्चर उसके ऊपर आ जाता है, ग्लास के ऊपर, आपके जो स्पेक्स का चश्मों का ग्लास है उससे फिर साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि हवा जो आप हमारे चारों तरफ है या फिर आप जो ब्लो कर रहे हैं उसमें मॉइस्चर है, और जैसे ही वो ग्लास के, कांच के ठंडे सरफेस के कांटेक्ट में आएगा तो वो फिर
जो ड्रॉपलेट्स हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स, वो आपको दिखाई देने लगेगी। द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द वाटर साइकिल इन नेचर। और वाटर साइकिल जो है हमारा नेचर में, इसके लिए वाटर वेपर्स का होना ज़रूरी भी है। तो हवा में सबसे पहले क्या चीज़ होती है? वाटर वेपर्स होती है, पानी की छोटी छोटी बूंदें होती है। सेकेंड है ऑक्सीजन। इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर फिक्स 2 स्मॉल कैंडल्स ऑफ सेम लेंथ ऑन अ टेबल। एक टेबल के ऊपर दो एक ही लेंथ की 2 आप कैंडल्स रखेंगे। लाइट बोथ ऑफ देम, दोनों को जला लीजिए। कवर वन विद ऑफ द कैंडल विद एन इन्वर्टेड ग्लास टम्बलर। एक उल्टा ग्लास रख दीजिए एक कैंडल के ऊपर, ट्रांसपेरेंट ग्लास होगा तो आप ज़्यादा क्लियरली देख पाएंगे कैंडल को। ओके, तो एक के ऊपर आपने उल्टा ग्लास करके रख दिया है। डू बोथ द कैंडल्स कॉन्टिन्यू टू बर्न और गो ऑफ। तो आप देखेंगे ये वाली जो कैंडल है जिसके ऊपर आपने टम्बलर रखा है, थोड़ी देर तक जलेगी, उसके बाद बुझ जाएगी, जबकि ये जलती रहेगी जिसके ऊपर आपने कुछ रखा नहीं है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, दैट द कैंडल कवर्ड विद ग्लास टम्बलर गॉट एक्सटिंग्विश्ड आफ्टर सम टाइम। थोड़ी देर के बाद वो बुझ जाती है जिसके ऊपर आपने ग्लास रखा है। वेयर एज, जबकि द अदर कैंडल कॉन्टिन्यू बर्निंग, दूसरी कैंडल जो है वो जलती रहती है। वॉट कैन बी द रीज़न फॉर दिस? थिंक अबाउट इट, इसका क्या कारण हो सकता है? इट सीम दैट द कैंडल गॉट एक्सटिंग्विश्ड बिकॉज द कॉम्पोनेंट इनसाइड द ग्लास टम्बलर विच सपोर्ट बर्निंग इज लिमिटेड। ऐसा लगता है कि ग्लास के अंदर कुछ ऐसी चीज़ थी या फिर हवा में कोई ऐसी चीज़ है जो कि कैंडल को जलने में हेल्प करती है, और क्योंकि ग्लास ढक दिया है अब वो लिमिटेड है, कम हो गई है, क्योंकि बाहर से हवा अंदर नहीं आ रही है ग्लास के, तो थोड़ी देर के बाद वो चीज़ ख़त्म हो गई क्योंकि कैंडल ने यूज़ कर ली जल के, और उसके बाद वो बुझ जाती है क्योंकि उसको वो चीज़ उसके अंदर मिल नहीं रही है। मोस्ट ऑफ द कॉम्पोनेंट इज यूज अप बाय द बर्निंग कैंडल, ज़्यादातर जो कॉम्पोनेंट है वो बर्निंग कैंडल यूज़ कर लेती है। हाउ एवर, जबकि द अदर कैंडल इज गेटिंग कॉन्टिन्यू सप्लाई ऑफ एयर, दूसरी को कॉन्टिन्यूस सप्लाई मिलती रहती है हवा की। दिस कॉम्पोनेंट ऑफ एयर विच सपोर्ट्स बर्निंग इज नोन एज ऑक्सीजन। जो कॉम्पोनेंट ऑफ एयर जो बर्निंग में हेल्प करता है, जलने में हेल्प करता है, वो है ऑक्सीजन। कहते हैं ना कि अगर कहीं पर आग लग गई है उसके ऊपर कुछ डाल दो, कंबल डाल दो, ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाए। अब ऐसा नहीं कि हवा वो आग बहुत तेज़ आ रहा, कंबल डाल दो, कंबल से उसको फ्यूल मिल जाए, वो और ज़्यादा जलने लगे। छोटी आग है तो कंबल डाल के आप ऑक्सीजन की सप्लाई रिमूव कर देते हैं उसके ऊपर से और आग बुझ जाती है। तो क्योंकि उसके अंदर कम ही ऑक्सीजन थी, जब तक ऑक्सीजन रही कैंडल जलती रही, जैसे ही ख़त्म हो गई उसने यूज़ कर ली, वो बुझ गई। तो इससे पता लगता है कि जो एयर है उसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन भी है, जो एक्चुअली सपोर्ट करती है बर्निंग में। तीसरी जो गैस है इसके अंदर वो है नाइट्रोजन। इन एक्टिविटी 3 डिड यू ऑब्जर्व दैट एयर इज स्टिल प्रेजेंट इन ग्लास बोथ इवन आफ्टर द कैंडल ब्लो आउट। आपने देखा कि भले ही कैंडल बुझ गई है लेकिन हवा ग्लास के अंदर अभी भी है। दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सम कॉम्पोनेंट इन द एयर। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हवा में सिर्फ ऑक्सीजन ही थी, बल्कि कुछ और भी चीज़ होती है विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग, जो बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती। द मेजर पार्ट ऑफ एयर विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग कैंडल इज नाइट्रोजन। हवा में सबसे ज़्यादा जो होता है वो नाइट्रोजन होती है, जो कि बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती है। तो तीसरी चीज़ है नाइट्रोजन। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। इन अ क्लोज्ड रूम, एक बंद कमरे में, देयर इज सम मटीरियल दैट इज बर्निंग, अगर कोई चीज़ जल रही है, यू मे हैव फेल्ट सफोकेशन, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, सफोकेशन हो जाती है। दिस इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट मे बी अक्यूमुलेटिंग इन द रूम। ये इसलिए है क्योंकि कमरा बंद है, एयर पास नहीं हो रही है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो गई है, क्योंकि जब आप इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन करते हैं, लेकिन जब आप एक्सेल करते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो CO2 रिलीज़ करते हैं। एज द बर्निंग कॉन्टिन्यूज, अगर वो आग जलती ही रहे थोड़ी देर तक, कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स अप अ स्मॉल कॉम्पोनेंट ऑफ द एयर अराउंड अस। कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर लेगी, स्मॉल कॉम्पोनेंट हमारे चारों तरफ जो है उसमें वो ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगी, ऑक्सीजन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से सांस लेने में आपको प्रॉब्लम होगी। प्लांट्स एंड एनिमल्स कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। दोनों ही, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी, जब रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, तो दोनों ही ऑक्सीजन ही कंज्यूम करते हैं एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। ये बच्चों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, वो कहते हैं नहीं प्लांट तो सांस लेते हैं CO2 से और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, हम CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, ऐसा नहीं है। रेस्पिरेशन में दोनों ही CO2 एक्सेल करते हैं और ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, O2 इनहेल करते हैं। जो खाना बनाने का प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स
CO2 यूज़ करते हैं और O2 रिलीज करते हैं। ओके, तो इसमें को ध्यान देना है। प्लांट्स एंड एनिमल्स मैटर ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन ऑन बर्निंग एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड अ फ्यू अदर गैसेस। It is advisable not to burn dry leaves and discarded remain of the crop which pollute our surrounding। तो इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि जो सूखी पत्तियां हैं या फिर किसी फसल के रिमेनिंग कोई बच गया है कोई चीज़, उसको जलाया ना जाए, क्योंकि वो आपके चारों तरफ की जो एयर है उसको पल्यूट करती है। उसमें CO2 की जो कंटेंट है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है, सफोकेशन होती है। तो एक CO2 होती है, वाटर वेपर, ऑक्सीजन, CO2 एंड नाइट्रोजन। 4 चीज़ें हमने देखी। अब हम बात करते हैं डस्ट एंड स्मोक, धूल और धुआं। द बर्निंग ऑफ फ्यूल ऑल्सो प्रोड्यूस स्मोक। जब कोई चीज़ आप जलाते हैं तो उससे धुआं भी निकलता है। स्मोक कंटेन अ फ्यू गैसेस, स्मोक में भी कुछ गैसेस होती हैं, धुएं में भी, एंड फाइन डस्ट पार्टिकल्स एंड इज़ ऑफन हार्मफुल। और उसमें कुछ बहुत ही पतले डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। दैट इज़ वाई यू सी लॉन्ग चिमनी इन फैक्ट्री। इसलिए आप देखते हैं फैक्ट्री में ऊपर बहुत चिमनी लगी रहती है, ताकि गैसेस जो है वो ऊपर ही रह जाए हवा में। अगर नीचे वो चिमनी होगी तो नीचे पूरे में फैल जाएगी, जो कि फिर हार्मफुल रहेगी आपकी हेल्थ के लिए। दिस टेक द हार्मफुल स्मोक एंड गैसेस अवे फ्रॉम आवर नोज। तो बहुत ऊंची चिमनी इसलिए लगाते हैं ताकि जो गैसेस हैं वो हमारे जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं उससे ऊपर ही रहे। हालांकि फिर भी कहीं ना कहीं बैड इफेक्ट तो होता ही है इन सब चीज़ों का, बट ब्रिंग इट क्लोजर टू द बर्ड्स फ्लाइंग अप इन द स्काई। लेकिन फिर वो ऊपर जो चिमनी आपने लगाई हुई है हमसे दूर हो जाती है, हमसे काफ़ी ऊपर है, लेकिन जो बर्ड्स उड़ रही है उनके और नज़दीक हो जाती है। डस्ट पार्टिकल आर ऑलवेज प्रेजेंट इन एयर। डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो हमेशा ही एयर में प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी और दी हुई है, फाइंड अ सनी रूम इन योर स्कूल या फिर होम। अपने घर में या स्कूल में एक कमरा ढूंढिए जिसमें कि धूप आती हो। क्लोज ऑल डोर्स, सभी दरवाजे बंद कर दीजिए। विंडो विद कर्टेन्स पुल डाउन, सभी पर्दे लगा दीजिए, विंडोज़ बंद कर दीजिए। एंड मेक द रूम डार्कर, उस रूम को डार्कर बना दीजिए, बिल्कुल अंधेरे वाला। ओपन द डोर एंड अ विंडो फेसिंग द सन, कोई डोर या फिर विंडो जो कि सन की तरफ हो उसको खोलिए। जस्ट अ लिटिल, थोड़ा सा। इन सच अ वे दैट इट अलाउज सनलाइट टू एंटर द रूम ओनली थ्रू अ स्लिट, इतना सा कि उस स्लिट में से, उस दरार में से सिर्फ अंदर धूप आ रही हो और कहीं से नहीं। लुक केयरफुली एट द इनकमिंग बीम ऑफ सनलाइट, और जो हल्की सी वो रोशनी आ रही है, सनलाइट आ रही है, अंदर धूप आ रही है, उसको ध्यान से देखिए। डू यू सी सम टाइनी शाइनिंग पार्टिकल्स मूविंग इन द बीम ऑफ सनलाइट, आपको उसके अंदर कुछ बहुत छोटे से शाइनी चमकदार पार्टिकल्स मूव करते हुए दिखाई देंगे। वॉट आर दीज पार्टिकल्स, वो एक्चुअली में डस्ट पार्टिकल्स ही होते हैं। ड्यूरिंग विंटर्स, सर्दियों में, यू माइट हैव ऑब्जर्व सिमिलर बीम ऑफ लाइट फिल्टर थ्रू द ट्रीज, आपने पेड़ों से धूप जो फिल्टर होके आती है उसमें ऐसे ही कुछ डस्ट पार्टिकल्स आपको दिखाई देते हैं। अपीयर टू डांस मेरली अराउंड, दिस शोज दैट एयर ऑल्सो कंटेन डस्ट पार्टिकल, इससे पता लगता है कि हवा में कुछ धूल के बहुत बारीक कण भी है, पार्टिकल्स भी है। द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल इन द एयर वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कितने हवा में धूल होगी ये जगह जगह पर और टाइम टू टाइम अलग अलग होता है। वी इनहेल एयर व्हेन वी ब्रीथ थ्रू आवर नॉस्ट्रल्स, आप जब अपने नाक से सांस लेते हैं तो एयर को ब्रीथ इन करते हैं। फाइन हेयर एंड म्यूकस आर प्रेजेंट इनसाइड द नोज, आपकी नाक के अंदर बहुत पतले बाल और म्यूकस होता है जो कि प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल फ्रॉम गेटिंग इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि रोकता है डस्ट पार्टिकल को आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम अंदर तक जाने में। डू यू रिकॉल बीइंग स्कोल्डेड बाय योर पेरेंट्स व्हेन यू ब्रीथ थ्रू योर माउथ, क्या आपके पेरेंट्स आपको डांटते हैं जब आप मुंह से सांस लेते हैं। इफ़ यू डू दैट, अगर आप ऐसा करेंगे, हार्मफुल डस्ट पार्टिकल्स में एंटर योर बॉडी, क्योंकि मुंह में ऐसा कुछ नहीं है तो वो डस्ट पार्टिकल्स आपकी बॉडी में एंटर कर सकते हैं, इसलिए ऐसा किया जाता है कि नाक से सांस लो। वी मे कंक्लूड दैट देन, हम फिर ये नतीजा निकालते हैं दैट एयर कंटेन सम गैसेस, हवा में कुछ गैसेस होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अपने CO2 के बारे में पढ़ा, और भी होती है आर्गन एंड ऑल। वाटर वेपर्स होते हैं और डस्ट पार्टिकल्स होती है। द गैसेस इन एयर आर मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैनी अदर गैसेस। हवा में वाटर वेपर्स हैं, डस्ट पार्टिकल है, गैसेस हैं। गैसेस में मेन है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है और थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड भी है। और भी गैसेस हैं जो कि बहुत कम अमाउंट में है, इसलिए उनको हम अभी मेंशन नहीं कर रहे हैं। हाउएवर, जबकि देयर मे बी सम, वहाँ पर कुछ सम वेरिएशंस इन द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कौन सी चीज़ कितनी उसमें होगी मात्रा में, जगह जगह पर ये अलग होता है। वी सी दैट एयर कंटेन मोस्टली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, लेकिन हवा में ज़्यादातर
नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही होती है। इन फैक्ट दीज टू गैसेज टुगेदर मेक अप 99% ऑफ एयर। हवा में 99% यही दो गैसेज होती है, बाकी सब गैसेज सिर्फ 1% कॉन्स्टिट्यूट करती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है और गैसेज भी है और वाटर वेपर्स भी है। तो ये देखिए एयर में 78% नाइट्रोजन है, ये आप याद रखेंगे, 21% ऑक्सीजन है और बाकी 8% अदर गैसेज एंड वाटर वेपर्स है। ओके, हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड सॉइल। हम लोग जो लैंड के ऊपर रह रहे हैं, ज़मीन के ऊपर, हवा में ऑक्सीजन है तो हम उसमें सांस ले लेते हैं, लेकिन जो एनिमल्स आपके पानी के अंदर है या फिर जो ज़मीन के अंदर रहते हैं, वो कहाँ से ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। टेक सम वाटर इन ग्लास और मेटल कंटेनर, थोड़ा सा पानी लीजिए, हीट इट स्लोली ऑन ए ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रख के उसको हीट करिए। वेल बिफोर द वाटर बिगन टू बॉयल, इससे पहले कि पानी उबलना शुरू हो, लुक केयरफुली एट द इनर सरफेस। अंदर के सरफेस पे अगर आपको देखेंगे तो आपको थोड़े से बबल्स दिखाई देंगे नीचे बेस में ऑफ द कंटेनर। डू यू सी टाइनी बबल्स ऑन द इनसाइड, अंदर आपको छोटे छोटे बबल्स, बुलबुले दिखाई दे रहे हैं। येस ऑफ कोर्स, द बबल्स कम आउट फ्रॉम द एयर डिजॉल्व इन वाटर। ये बबल्स उस हवा से आते हैं जो कि पानी के अंदर डिजॉल्व है। आपने जब बॉटल को टेढ़ा किया था उसके अंदर से बबल आए थे, क्योंकि पानी जो है वो बॉटल में एंटर करता है, हवा निकलती है। तो पानी में अभी तो बबल्स कहाँ से आए अभी, क्योंकि पानी के अंदर भी एयर जो है वो डिजॉल्व होती है, घुली हुई होती है। When you heat the water, जब आप पानी को गर्म करेंगे, to begin with the air dissolve in it escapes, उसके अंदर जो हवा है वो escape होती है उससे। As you continue heating, जब आप उसको गर्म करते रहेंगे, the water itself turn into vapor and finally begin to boil, पानी खुद वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और फाइनली वो उबलना शुरू होगा। We learnt in चैप्टर 8 में आपने पढ़ा 8 और 9 में that animals living in water use the dissolved oxygen in water, कि पानी का फॉर्मूला क्या है, H2O, तो उसमें ऑक्सीजन होती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन को ही वो यूज़ करते हैं, जो कि एनिमल्स पानी के अंदर रहते हैं। द ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन सॉइल ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू रेस्पायर, इजंट इट। जो एनिमल सॉइल के अंदर रहते हैं जैसे कि अर्थवॉर्म, उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए फिर सांस लेने के लिए। हाउ डू दे गेट द एयर दे नीड फॉर रेस्पिरेशन, उनको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, उसके लिए एक और एक्टिविटी है। टेक अ लंप ऑफ ड्राई सॉइल इन द बीकर में थोड़ा सा मिट्टी ले लीजिए, सूखी मिट्टी, या फिर एक ग्लास में ले लीजिए। ऐड वाटर टू इट, उसमें पानी डालिए, एंड नोट व्हाट हैपन, और देखिए क्या होता है। डू यू सी बबल्स कमिंग आउट ऑफ सॉइल, आप देखेंगे कि सॉइल से भी, सूखी मिट्टी से भी बबल्स बाहर आते हैं, बुलबुले। दीज बबल्स इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ एयर इन द सॉइल, इससे पता लगता है कि सॉइल के अंदर भी हवा होती है। व्हेन द वाटर इज पोर्ड, जब आप पानी उसमें डालेंगे ऑन द लंप ऑफ सॉइल, इट displaces the air which is seen in the form of bubble, वो एयर को डिस्प्लेस करता है अपने अंदर ताकि पानी को जगह दे सके, और वही बबल्स आपको उसमें फिर दिखाई देते हैं। द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इनसाइड द सॉइल, जो ऑर्गेनिजम्स मिट्टी के अंदर रहते हैं। एंड द प्लांट्स रूट रेस्पायर इन द एयर, और जो कि प्लांट्स की रूट्स हैं जो रेस्पायर करती है हवा में। अ लॉट ऑफ बरो एंड होल्स आर फॉर्म्ड इन डीप सॉइल बाय द एनिमल्स लिविंग इन द सॉइल, हमने देखा बहुत सारे गहरे गहरे होल, गड्ढे, बरो बना लेते हैं, बिल बना लेते हैं कई एनिमल सॉइल के अंदर। दीज बरो ऑल्सो मेक स्पेसेस अवेलेबल फॉर एयर फॉर टू मूव इन एंड आउट द सॉइल। तो ये जो बिल है या फिर ये जो होल है, इनमें इतनी जगह होती है कि हवा अंदर और बाहर जा आ सके। हाउएवर, जबकि व्हेन इट रेन्स हेविली, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वाटर फिल अप ऑल द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द एयर इन द सॉइल, सॉइल में जितनी भी जगह है उसको कौन ऑक्यूपाई कर लेता है, पानी। इन दिस सिचुएशन एनिमल्स लिविंग इन द सॉइल हैव टू कम आउट फॉर रेस्पिरेशन, फिर इनको सांस लेने के लिए बाहर आना पड़ता है। और यही रीज़न है कि अर्थवॉर्म और स्नेल वगैरह आपको बारिश के मौसम में दिखाई देती है, क्योंकि पहले तो वो अर्थ के अंदर थी, वहाँ पर सांस ले ही रही थी, उनके घरों में जगह थी एयर के आने जाने की। जब उसमें पानी भर गया फिर उनको वहाँ सांस नहीं आती, इसलिए वो बाहर आते हैं रेस्पिरेशन के लिए। कुड दिस बी द रीज़न वाई अर्थवॉर्म कम आउट ऑफ द सॉइल ओनली ड्यूरिंग हैवी रेन्स, यस, भारी बारिश के टाइम पर ही इसलिए अर्थवॉर्म आपको बाहर दिखाई देते हैं। हैव यू एवर वंडर वाई ऑल द ऑक्सीजन ऑफ एटमोसफियर डज नॉट गेट यूज्ड अप थ्रू अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म आर, दो द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कंज्यूमिंग इट। अब आप ये सोचते होंगे कि इतने सारे ऑर्गेनिज्म, जितने भी जिंदा है, इनफैक्ट प्लांट्स, एनिमल्स, सभी कोई, चाहे वो पानी के अंदर रहता है, ज़मीन के अंदर रहता है, सभी कोई ऑक्सीजन को यूज़ कर रहा है, तो ये ख़त्म क्यों नहीं हो रही।
हु इज़ रिफिलिंग द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, कौन है जो कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को रिफिल कर रहा है। हाउ इज़ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस्ड, कैसे ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में दोबारा से रिप्लेस की जाती है। चैप्टर 7 में आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था। इस प्रोसेस में प्लांट्स मेक देयर ओन फूड एंड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विद इट। हमने देखा कि प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं और उसके साथ वो ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, हालांकि जब प्लांट सांस लेते हैं तो उसमें वो ऑक्सीजन ही यूज़ करते हैं, लेकिन दे प्रोड्यूस मोर ऑफ इट दैन दे कंज्यूम, वो जितना कंज्यूम करते हैं उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। दैट इज़ वाई वी से प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन, इसलिए हम कहते हैं कि प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। इट इज़ ऑब्वियस दैट एनिमल कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट्स, ये तो ऑब्वियस है कि हम लोग प्लांट्स के बिना नहीं रह सकते। द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो बैलेंस है अर्थ के ऊपर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में, इज मेंटेन्ड थ्रू रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड बाय द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। वो एक्चुअली प्लांट्स और एनिमल्स के रेस्पिरेशन से और प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस करने से ही वो बैलेंस बना हुआ है। दिस शोज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इससे पता लगता है कि कैसे प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। वी कैन नाउ अप्रिशिएट हाउ इम्पॉर्टेंट एयर इज़ फॉर लाइफ ऑन अर्थ। अब आप समझ गए होंगे कि धरती पे हवा जो है वो लाइफ सस्टेन करने के लिए कितनी ज़रूरी है। आर देयर एनी अदर यूज़ ऑफ एयर, क्या कोई और भी यूज़ है एयर का। हैव यू हर्ड अबाउट अ विंड मिल, क्या आपने कभी किसी विंड मिल के बारे में सुना है। ऐसी होती है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। द विंड मेक्स द विंड मिल रोटेट, हवा की वजह से जो विंड मिल है ये रोटेट करता है, घूमता है। ये वहाँ पर लगाई जाती है जैसे कि राजस्थान वगैरह जहाँ पर बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, तो इसकी वजह से ये घूमता है। द विंड मिल इज़ यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल, विंड मिल को यूज़ किया जाता है ट्यूबवेल से पानी निकालने के लिए, या फिर टू रन फ्लावर मिल, चक्की चलाने के लिए। विंड मिल आर ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और ये बिजली बनाने के लिए भी यूज़ की जाती है। एयर हेल्प इन द मोमेंट ऑफ सेलिंग याच, आपकी जो याच है उसको सेल कराने के लिए उसके ऊपर पानी के ऊपर, उसमें भी एयर हेल्प करती है। ग्लाइडर्स को हेल्प करती है, पैराशूट्स उसी में उड़ते हैं, एरोप्लेन हवा में ही उड़ते हैं। बर्ड्स, बैट्स एंड इंसेक्ट्स कैन फ्लाई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर, जितने भी बैट्स हैं, बर्ड्स हैं, चिड़िया हैं, इंसेक्ट्स हैं, सभी उड़ सकते हैं सिर्फ प्रेजेंस ऑफ एयर की वजह से। एयर ऑल्सो हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड, ये आपने 5th क्लास में पढ़ा था, सीड्स के डिस्पर्स होने में भी जो हल्के सीड्स होते हैं उनको हवा अपने साथ उड़ा के एक से दूसरी जगह ले जाती है, फैला देती है। एंड पोलन ऑफ फ्लावर ऑफ सेवरल प्लांट्स, कुछ प्लांट्स के पोलन एक दूसरे पर एयर के थ्रू ही पहुंचते हैं। एयर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल, वाटर साइकिल में भी क्लाउड्स बनते कहाँ पर है, सी सरफेस के ऊपर, समुद्र के ऊपर पानी से इवेपोरेट होके, लेकिन वो हवा की वजह से ही लैंड पर आते हैं, हवा के साथ बह के और बारिश करते हैं यहाँ पर। तो एयर के ये कुछ यूजेस हमने लास्ट में पढ़े। दैट्स ऑल, चैप्टर इसी के साथ फिनिश होता है आपका। होपफुली सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।